हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज जो है हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो है हम ब्रिटिश राज की सारी कहानियां देख चुके हैं कि कैसे वो यहाँ इंडिया में आए, क्या मतलब उनके आने से हम जो इंडियन पीपल हैं उनके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में क्या इफेक्ट हुआ, कंट्री साइड में क्या इफेक्ट हुआ, ट्राइबल पीपल्स जो है उनके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ, कैसे जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट स्टार्ट हुए, म्यूटिनी जो है सोल्जर्स ने स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो अब हमको देखना है जो वीवर्स, ठीक है, जो कपड़ा बुनाई करने वाले हैं उनके लाइफ में क्या इफेक्ट्स हुआ। जो आयरन स्मेल्टर्स है, मतलब जो आयरन का जो आयरन बनाने वाली भट्टी में काम करते हैं, जहां आयरन ओर, ठीक है, जो उनका आयरन ओर होता है उससे आयरन बनाया जाता है, उनके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ। और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ। तो इसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो हमको इसमें देखना है इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो यूरोपियन मार्केट में कितनी फेमस थी, वर्ल्ड मार्केट में कितनी फेमस थी। आगे चैप्टर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए, इनोवेशंस हुए, जिससे जो है जो मतलब जिससे जो ट्रेडिशनल मेथड्स होता था वीविंग का उसको हटा के कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट कर दिया गया। उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ जो यहाँ जो लोकल वीवर्स थे उनके लाइफ में। और हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन कपड़ों को किस किस नाम से बुलाया करते थे, जैसे मसलिन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। तो आगे हम पूरा चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई हुई है, ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन 17th सेंचुरी। तो ये जो शिप्स है ये कौन सी शिप्स है? ट्रेडिंग शिप्स। तो देखेंगे शिप्स में अलग अलग झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, तो मतलब अलग अलग देश के झंडे लगे हुए हैं। तो सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है, हमको सबको पता है सूरत गुजरात में है और गुजरात का है वेस्ट कोस्ट में है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स began using the port from the early 17th century। तो 17th सेंचुरी से जो डच और इंग्लिश है वो इसको एज अ पोर्ट यूज करते आ रहे थे। इट्स इंपॉर्टेंस डिक्लाइंड इन 18th सेंचुरी, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है 18th सेंचुरी के आते आते थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई। तो दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील। तो ये इस चैप्टर में हमको देखना है जो क्राफ्ट्स है, ठीक है, जो कपड़े बनाने की जो कला है, और जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में। तो कब कौन सा ड्यूरेशन में? ब्रिटिश रूल में। और इसमें हम फोकस करेंगे दो इंडस्ट्रीज में, नेमली जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कपड़ों का जो मार्केट, कपड़ों का जो इंडस्ट्रीज है उसको, और आयरन और स्टील, ठीक है। तो इस पार्ट में हम टेक्सटाइल्स के बारे में देखेंगे, आयरन और स्टील जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बोथ दिस इंडस्ट्रीज वेर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये जो इंडस्ट्रीज है क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो पूरा जो है 9th चैप्टर में देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक क्रांति आई, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज की क्रांति आई उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि पहले जो टेक्सटाइल्स है उसका काम हाथ से हुआ करता था, कपड़े बुनना बनाना, उसमें पैचेस बनाना, मतलब डिजाइन वगैरह बनाना सारा हाथ से होता था। उसके बाद जो है फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होते गया टेक्सटाइल्स का। तो कॉटन मिल्स आ गए, मिल्स में जो है कपड़े बनने का काम होने लगा। और आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कोई भी प्रिंट है सब कंप्यूटराइज्ड रहता है, किसी में भी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल और आयरन और स्टील, वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेक ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन मतलब मिल से जो प्रोड्यूस हो रहा है कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, कॉटन के जो कपड़े जो है मिल में बनाए जा रहे हैं, उससे क्या है ब्रिटेन जो है सबसे फॉरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण फेमस इंडस्ट्रियल नेशन बन गया था 19th सेंचुरी के आते आते। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850, ब्रिटेन केम टू बी नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1850 में ब्रिटेन को क्या कहा जाता था? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो भी प्रसिद्ध थी और यहाँ की आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी काफी फेमस थी। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैज अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ ब्रिटेन में उसका बहुत ही क्लोज कनेक्शन रहा, किससे? जो उन्होंने यहाँ इंडिया में कब्जा करके रखा था, यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसा के रखी थी उसमें। तो यह सीन
चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने देखा था हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर डेकेड्स। तो हम चैप्टर 2 में सारी चीजें देख चुके हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के इंटरेस्ट से आई थी, लेकिन जो है धीरे धीरे क्या है उन्होंने यहाँ सारा कब्जा कर लिया, उनका जो ट्रेड करने का पैटर्न है वो भी काफी चेंज हो गया। ये हम सब चैप्टर 2 में बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं। इन द लेट 18th century द कंपनी वाज buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale। ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं कि जो कंपनी है ये यहाँ इंडिया से चीजें खरीदती थी और उनको एक्सपोर्ट कहाँ करती थी, इंग्लैंड और यूरोप में, और बहुत प्रॉफिट कमाती थी। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट began to see India as a vast market for their industrial products and over time manufactured goods from Britain began flooding India। तो अब देखिए उल्टा हो रहा है। तो पहले क्या हुआ करता था, कंपनी, ठीक है, कंपनी जो इंडियन गुड्स है उसको यहाँ से खरीदती थी और इसको एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है, मतलब बाहर बेचती थी, कहाँ, इंग्लैंड और यूरोप में। अब क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, वो इंडिया को ऐसा मार्केट देख रहे हैं जहां वो अपना प्रोडक्ट जो है उसको बेच सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वहां ब्रिटेन से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज में बने हुए जो प्रोडक्ट्स जो है उसको लाके इंडिया में बेचने वाले हैं, बेच रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, फ्लडिंग इंडिया, मतलब ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया, मतलब बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड फूड है वो यहाँ एकदम मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकने लग गए। ठीक है, तो इसके आगे जो है चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे लोग जो है ये जो बाहर के प्रोडक्ट्स, जो बने हुए प्रोडक्ट्स है उनका विरोध करते हैं। और जो स्वदेशी मूवमेंट आपने सुना होगा गांधी जी ने लेड किया था, तो उसका क्यों, वो उसकी क्यों जरूरत हुई थी, ये भी हम आगे जो चैप्टर्स है उसमें देखेंगे। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, दिस इज अ क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमको यही देखना है कि जो इंडियन क्राफ्ट्समैन है और इंडस्ट्रीज है उसमें ये चीजों का कैसे इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले हमको देखना है इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही सुंदर प्रिंट है, और ये कब का प्रिंट है, देखते हैं, पाटोला वीव मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी का ये पाटोला वीव है। पाटोला वाज वोवन इन सूरत, और ये कहाँ बनाया जाता था, सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होती थी, इंडोनेशिया में। इट बिकेम द पार्ट ऑफ लोकल वीविंग ट्रेडिशन हियर, और इतना मतलब वैल्यू हुआ करता था कि इंडोनेशिया में भी ये जो लोकल वीविंग है उनका ट्रेडिशन वो बन गया था। तो लेट अस लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अराउंड 1750 बिफोर इन ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, इंडिया वाज फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो अराउंड 1750 में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में कब्जा किया था, तो इंडिया क्या था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का मार्केट हुआ करता था। यहाँ पे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल है वो सबसे ज्यादा बनाया जाता था पूरे वर्ल्ड में। तो इंडियन टेक्सटाइल हैव बीन रिनाउंड, ठीक है, रिनाउंड मतलब उसकी प्रसिद्ध, वो बहुत प्रसिद्ध रहा, उसकी बहुत अच्छी पहचान थी। रिनाउंड का मतलब द इंडियन टेक्सटाइल्स क्या है, उसको हमेशा से प्रसिद्ध रहा था, किसके लिए, अपनी फाइन क्वालिटी के लिए और एक्सक्विसिट क्राफ्ट्समैन, ठीक है। एक्सप्रेसिव मतलब बहुत ही सुंदर डिजाइन, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पैच वर्क है और कितना सुंदर यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो दे वेर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। एक्सटेंसिवली का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सटेंसिवली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इसे ट्रेड किया जाता था। कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ कहाँ, जावा, सुमात्रा और पेनांग में, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में, ये सारी जगह जो है यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी इंडियन टेक्सटाइल्स की। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगैन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। और 16th century के आते जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज है, वो यहाँ से जो टेक्सटाइल खरीदते थे यूरोप में सेल आउट करने के लिए। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन वीवर इज प्रिजर्व्ड इन मेनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। तो ये जो ट्रेडिंग है उसकी जो मेमोरीज है, ठीक है, जो कुछ वर्ड्स जो ब्रिटिशर्स बोला करते थे वो आज भी जो इंग्लिश में प्रसिद्ध है और अदर लैंग्वेजेस में भी प्रसिद्ध है। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो कुछ जो वर्ड्स है हम देखेंगे, जैसे मसलिन हो गया, ठीक है। मसलिन का कपड़ा आप जानते होंगे, मलमल का कपड़ा बोलते हैं, तो उसका नाम ये कैसे पड़ा। कैलिको करके क्लॉथ बोलते हैं, तो उसका नाम कैसे पड़ा। तो हमको देखना है वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। तो वर्ड्स जो है, ये जो शब्द है, उससे हमें कैसे हिस्ट्री का बारे में पता चलता है उसको देखना है। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड
fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present day इराक। तो सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रेडर्स है, जो ब्रिटिशर्स है, उनको एनकाउंटर, ठीक है, मतलब उनका सबसे पहले जो सामना, एनकाउंटर मतलब सामना होना, तो सबसे पहले उन्होंने कहा इसका सामना किया, कहा मतलब सामना किया, मतलब उनको इस चीज को देखने का मौका मिला, फील करने का मौका मिला, जो फाइन कॉटन क्लॉथ है इंडिया से बना हुआ, कब, जो अरब मर्चेंट्स है मासूल में, ठीक है, अरब मर्चेंट्स इसको लेके जा रहे थे बेचने के लिए मासूल करके जगह में, जो प्रेजेंट डे इराक में है, वहां उनको इस क्लॉथ के बारे में पता चला। सो दे बिगैन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन। तो जो भी उनको ऐसे फाइनली जो वुवन टेक्सटाइल्स है उसको वो मसलिन बुलाने लगे, क्यों, क्योंकि हाँ उसको उनको मौसूल में मिला था, मौसूल में ये इस कपड़े के बारे में उनको ज्ञान मिला, तो उसको वो मसलिन बोले। A word that acquired white currency। तो अभी जो ये जो वर्ड है मसलिन, मलमल का कपड़ा हम बोलते हैं, मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, तो ये जो वर्ड है ये अब वर्ल्ड वाइड मतलब यूज किया जाता है। When the Portuguese came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। ठीक है, जो पोर्चुगीज आए थे, पहले भी हम देख चुके हैं, पोर्चुगीज इंडिया आए, किसके लिए आए थे, सर्च ऑफ स्पाइसेस के लिए आए थे। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, आपको बिल्कुल याद करके रखना है, ध्यान में रखना है। तो पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया आए थे, और क्यों आए थे, स्पाइसेस की तलाश में। और कहाँ लैंड किया था सबसे पहले, कैलिकट में। कैलिकट कहाँ है, केरला में। केरला कहाँ है, साउथ वेस्ट इंडिया में। तो the cotton textiles which took back to Europe along with spices came to be known as calico। तो जो कॉटन टेक्सटाइल जो वो यूरोप लेके गए स्पाइसेस के साथ में, उसको वो क्या बोलने लगे, कैलिको। कैलिको जो कैलिकट जो एरिया है वहां से वो डिराइव किए। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और धीरे धीरे जो है, सब्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे जो है, ये जो कैलिको वर्ड है वो एक जनरल नेम बन गया कॉटन टेक्सटाइल के लिए। देयर आर मेनी other words which point to popularity of Indian textile in western market। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे पता चलता है कि बाहर के जो देश है, वेस्टर्न मार्केट, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन टेक्सटाइल के क्या क्या नाम हुआ करते थे। इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट English East India Company sent in representatives in Calcutta in 1730। तो फिगर 3 में हमको एक ऑर्डर बुक मिलेगा, मतलब ऑर्डर बुक मतलब एक लिस्ट है ना, जैसे हम ग्रोसरी सामान के लेने जाते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, कोई मार्केट जाते हैं हम लिस्ट बनाते हैं, वैसे एक ऑर्डर बुक है। ठीक है, मतलब ऑर्डर दिया गया है इंडियन कंपनीज को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है फिगर 3 में। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। द ऑर्डर दैट ईयर वाज, ठीक है, और उस साल का ऑर्डर क्या था, 5,89,000 पीस ऑफ क्लोथ। इतना बड़ा ऑर्डर था ना, 5,89,000 pieces of cloth के। Browsing through the order book you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk clothes। तो अगर आप ऑर्डर बुक में हम अभी देखेंगे तो कितनी वेराइटीज है, 98 वेराइटीज है ना, 98 वेराइटीज की कॉटन और सिल्क क्लॉथ का ऑर्डर दिया गया है इसमें। तो आप सोच सकते हैं कितनी वेराइटीज उस समय हाथ से बनाया जाता था, और हाथ से कितनी वेराइटीज बनती थी कॉटन और सिल्क क्लॉथ की। तो दिस वे आर नॉन बाय देयर कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड एज पीसेस कोड, usually woven cloth pieces that were 20 yard long and wide, 1 yard wide। तो यहाँ पे जो है, जो यूरोपियन मार्केट में इन्हें क्या कहा जाता था, पीसेस ऑफ गुड। ठीक है, और यूजुअली ये जो क्या होते थे, वुवन कॉटन पीसेस है ना, इनका लेंथ और विड्थ कितना होता था, 20 yards लॉन्ग और 1 yard वाइड। तो ये है वो ऑर्डर बुक। फिगर 3 अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1730। तो ये ऑर्डर बुक है। ठीक है, तो ये कलकत्ता के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज जो है लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं, सबका प्राइसेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वाज केयरफुली प्राइस्ड इन लंडन। These orders had to be placed 2 years in advance because this was the time required to send orders to India, get specific clothes woven and shipped to Britain। Once the cloth pieces arrived in London, they were put for auction and sold। तो देखिए, ऑर्डर दिया जाता था तो ऑर्डर है 2 साल पहले देना पड़ता था। ठीक है, ताकि वो 2 साल का जो पीरियड है उसमें ये जो कपड़े हैं उनको बनाया जाए और वापस ब्रिटेन में भेजा जाए। और ब्रिटेन में जाने के बाद इनका क्या होता था, ऑक्शन हुआ करता था, नीलामी हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं जो इंडियंस के जो क्राफ्टमैनशिप है ना, उसकी कितनी वैल्यू हुआ करती थी उस समय। आप सोचिए, तो देखिए डिजाइन भी देखिए आप, ये इस करियर वाला कपड़ा देखेंगे, जामदानी व्यू अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, जामदानी व्यू है। ठीक है,
जामदानी इज अ फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स, ठीक है, मोटिव्स मतलब ये इस तरह के जो डिजाइन है उसको मोटिव्स कहा जाता है। वुवन ऑन द लूम, ठीक है, जो कपड़े का जो टुकड़ा है उसमें ये डिजाइन बनाए जाते हैं, जो टिपिकली ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है, जो कलर क्या यूज किया जाता था, ग्रे और व्हाइट, ऑफन अ मिक्सचर ऑफ अ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या यूज किया जाता था, जो कॉटन और गोल्ड का जो थ्रेड है उसको यूज किया जाता था एज इन द क्लोथ इन द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर में दिख सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जामदानी वीव वेयर डक्का इन बंगाल एंड लखनऊ इन यूनाइटेड प्रदेश। तो यहाँ ये जो जामदानी वर्क है ये कहाँ बनाई जाती थी, जो डक्का है बंगाल में, तो डक्का अभी कहाँ है आपका बांग्लादेश में है, और जो लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे जामदानी वर्क का काम किया जाता था। अब आगे हम देखेंगे, नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। तो यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के यहाँ पे ये ऑर्डर बुक में दिया हुआ है। अमंग द पीसेस ऑर्डर्ड इन बल्क वेयर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड चिनिट्स। तो ये जो पीसेस है इसमें जो बल्क में ऑर्डर दिया गया है उसमें से क्या कुछ का नाम दिया गया है, जो कॉटन क्लॉथ है इसको क्या स्निट्स बोल रहे हैं, और कोसाइस, ठीक है, कोसास और खासा, बांधना, ठीक है, ये नाम है, ठीक है, क्लॉथ के नाम है, ठीक है। बांधनी प्रिंट हम बोलते हैं ना, जो राजस्थान गुजरात में बनाया जाता है। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म स्निट्स कम फ्रॉम, तो ये जो वर्ड कहाँ से आया है इसको हमको देखना है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड स्निट, ठीक है, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। तो इसका मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कपड़ा है ना, क्लॉथ जिसमें छोटे छोटे फूलों के आकृति बने हुए रहती है। फ्रॉम 1680 दिस there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs, fine texture and relatively cheapness। तो 1680s के आते आते एक मतलब एक क्रेज हो गया था, एक मतलब लोग सिर्फ प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स का जो बना हुआ कपड़ा पहनना चाहते थे इंग्लैंड और यूरोप में। तो ये क्यों इतना मतलब फेमस हो गया, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव उसमें जो फ्लोरल डिजाइन्स हुआ करते थे, मतलब बहुत ही सुंदर फ्लोरल डिजाइन्स हुआ करते थे, उसका कपड़े का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता था, और सबसे मेन चीज ये सस्ते हुआ करते थे। तो रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग क्वीन हर्सेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। तो आप ये सोचिए, मतलब वहाँ की जो रईस लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो भी यहाँ इंडियन कपड़े पहना करते थे। इंडियन कपड़े मतलब इंडियन क्लॉथ से जो बने हुए कपड़े पहना करते थे, और वहाँ की जो क्वीन है वो भी यहाँ इंडियन फैब्रिक के जो कपड़े पहना किया करती थी। सिमिलरली द वर्क बांधना नाउ रिफर्स टू एनी ब्राइट कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड, ठीक है। तो बांधना का जो मतलब क्या होता है, कोई भी ब्राइट कलर में प्रिंटेड स्कार्फ, ठीक है, नेक या हेड के लिए। तो ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम word bandhana and referring to a variety of bright color cloth produced through a method of tying and dyeing, ठीक है। जैसे कि बंधना प्रिंट होता है, बांधना प्रिंट होता है, तो उसमें क्या है, छोटा छोटा जो है डोरी बांध दिया जाता है, ठीक है, छोटा छोटा कपड़े को पकड़ के, और उसके बाद उसको कलर किया जाता है, तो उससे क्या है पैटर्न बनते हैं, ठीक है। आपने सबने देखा होगा बंधना प्रिंट क्या होता है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, प्रिंटेड डिजाइन ऑन फाइन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश इन मिड 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कलरफुल फ्लोरल डिजाइन के प्रिंट है, ठीक है। दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ स्टिच चिनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू ईरान और यूरोप। और ये इस तरीके का जो कपड़ा है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था ईरान और यूरोप में। तो यहाँ पे एक और कपड़ा है जिसको बांधना डिजाइन बोल रहा है, ठीक है, बांधना डिजाइन अर्ली 20th सेंचुरी। तो नोटिस द लाइन दैट रन थ्रू द मिडल, यहाँ पे बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो ये क्यों लाइन है, डू यू नो व्हाई? इन दिस ओढ़नी, ये क्या है, दुपट्टा है, ओढ़नी है। टू टाई एंड डाई सिल्क पीसेस आर सीम्ड टुगेदर विद गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बांधना प्रिंट्स वेयर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। जैसे कि मैंने बताया जो बांधना प्रिंट्स हैं वो राजस्थान और गुजरात में ज्यादा बनाए जाते थे। तो यहाँ पे इसको यहाँ बीच से मतलब टाई करके इस तरीके का प्रिंट वगैरह बनाया जाता था। अब उसके बाद देखेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स की क्या वैल्यू थी? बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian कॉटन टेक्सटाइल्स। तो 18th सेंचुरी में जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत हुआ करती थी यूरोपियन मार्केट में। तो इससे जो वहाँ के जो लोकल जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो लोकल वहाँ कपड़े बनाने वाले थे, उनका जो है रोजगार खतरे में आ गया। तो वहाँ के जो वुल और सिल्क मेकर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स है उनका, ठीक है, जो इम्पोर्ट किया जा रहा है। इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड
enacted a legislation banning the use of printed cotton textiles in England. Interestingly, this act was known as Calico Act. तो इन 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, enacted मतलब कानून बनाया, ठीक है, enacted मतलब कानून बनाना, और legislation मतलब ग्रुप ऑफ लॉज, ठीक है, ग्रुप ऑफ लॉज को क्या बोला जाता है, legislation। तो उन्होंने क्या किया, विरोध, बैन कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया मतलब आप यूज नहीं कर सकते कोई भी प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स है इंग्लैंड में, ठीक है। और इस एक्ट को क्या बोला जा रहा था, कैलिको एक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना बहुत जरूरी है, कैलिको एक्ट क्या है। At this time, textile industries had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textile, English producers wanted to secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. तो इस टाइम जो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो मतलब डेवलप हो रही थी इंग्लैंड में, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी वो जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उससे compete नहीं कर पा रही थी, मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कपड़े बन रहे थे और जो इंडियन मार्केट से जो कपड़े आ रहे थे, तो लोग किसको प्रेफर करते थे, इंडियन टेक्सटाइल वाले जो कपड़े हैं उसको। इसलिए जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स है, जो वहाँ के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स है, वो अपना मार्केट अपनी कंट्री में सिक्योर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रिवेंट किया एंट्री, है ना, रोक दिया उन्होंने जो इंडियन टेक्सटाइल्स है अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करवाने से। The first to grow under government protection was Calico Printing Industries, ठीक है। तो इसमें बैन करने के बाद जो पहली इंडस्ट्री है जो ग्रो की, वो उसका क्या नाम है, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleachable Indian cloth। तो अब ये देखिए इंडियन डिजाइन जो हमने ऊपर अभी कितने सारे डिजाइन देखे, तो उसको क्या इमिटेटेड मतलब कॉपी किया जा रहा था, कॉपी करके वहां पे इंग्लैंड में उसको प्रिंट किया जाता था व्हाइट जो मसलिन क्लोथ है या फिर प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ में। प्लेन अनब्लीच्ड मतलब एकदम व्हाइट क्लोथ है ना, जिसमें मतलब कुछ भी कलर वगैरह नहीं है, उसमें इनको प्रिंट किया जा रहा था। तो कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन इंग्लैंड। तो अब इनको जो इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ जो कंपटीशन करना है, इससे जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी होने लगे, मतलब इनोवेशन मतलब नए नए खोज होने लगे इंग्लैंड में। So the spinning jenny was invented by John Cayley, which increased the productivity of Indian spindles productivity of traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth would now be woven in immense quantities and cheaply too. अब देखिए कई सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुए, जैसे कि स्पिनिंग जेनी, ठीक है। स्पिनिंग जेनी a machine which a single worker could operate several spindles on which thread was spun. When the wheel was turned, all the spindle rotated. तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसा डिवाइस था जिससे एक ही वर्कर जो है जो स्पिंडल्स है उसको ऑपरेट कर सकता था, बहुत सारे स्पिंडल एक साथ में, और कपड़े जो है बहुत आसानी से उसमें बन पाते थे। और ये जो स्पिनिंग जेनी है इसके इन्वेंशन किसने किया, जॉन केई ने। उसके बाद जो है जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद स्टीम इंजन रिचर्ड अकवर्ड ने इन्वेंट किया 1786 से। इससे भी जो कॉटन टेक्सटाइल में जो वीविंग है वो बहुत ही इजिली होने लग गई। तो क्लोथ वुड नाउ बी वोवन, है ना, अब जो कपड़े जो बना रहे हैं उसको बहुत सारे क्वांटिटी, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जा रहा था, अब वो सस्ते भी हुआ करते थे। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इंडियन टेक्सटाइल जो है अभी भी जो है प्रसिद्ध थी, डोमिनेट मतलब प्रसिद्ध थी, मतलब अभी भी प्रभावशाली थी, अभी भी मतलब लोग इंडियन टेक्सटाइल्स को ही प्रेफर करते थे 18th सेंचुरी के आते आते। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश मेड एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। तो ये जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसका ट्रेड करके, ठीक है, जो यूरोपियन कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनी डच, फ्रेंच और इंग्लिश, इन्होंने एनॉर्मस मतलब बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ठीक। These company purchased cotton and silk textile industry in India by importing silver। तो पहले जो कंपनीज है वो कैसे परचेज करती थी कॉटन और सिल्क, किसके एक्सचेंज में, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर देके। बट एज यू नो इन चैप्टर 2, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा कि जैसे जैसे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पॉलिटिकल पावर जो है बंगाल में गेन करने लगी, उनको कोई भी प्रेशियस मेटल वहां लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो क्या करती थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर दी थी पिजन्स और जमींदार से, और उसी रेवेन्यू से वो इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदती थी, मतलब हमारे ही पैसे से वो हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदते थे और बाहर के देश में उसको भेजा करते थे। तो यहाँ पे हमको फिगर 7
देखना है अ सी व्यू ऑफ डच सेटलमेंट इन कोचिन 17th सेंचुरी। तो ये एक सी व्यू है जो डच सेटलमेंट था कोचिन में उसके। एज द यूरोपियन मार्केट एक्सपेंडेड, trading settlements were established at various spots. The Dutch settlement in Cochin came up in 17th century. Notice the fortification around the settlement. यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से ये पेंट की गई है। ठीक है, तो यूरोपियन ट्रेड जैसे जैसे एक्सपैंड होता जा रहा था, उनके जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स है वो भी अलग अलग जगहों में एक्सपैंड होते जा रही थी, जो जैसे कि डच सेटलमेंट इन कोचिन। ठीक है, उसके बारे में हमको देखना है वेयर वेयर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन लेट 18th सेंचुरी। तो यहाँ मैप में दिया गया है कौन से मेजर सेंटर्स होते थे। तो प्लेन वाइड बनाने के जो स्टार्स में दिया गया है, चेक्स एंड स्ट्राइप्स ये वाला पोर्शन, स्ट्रिट्स है, सिल्क है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग जो है टाइप के कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो if you look at the map, you will notice that Indian textile production were concentrated in 4 regions in the early 18th century. Bengal was the most important center. तो हमने जैसे कि देखा जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो 4 रीजन्स होते हैं। ठीक है, इंडिया के 4 रीजन्स में 19th सेंचुरी में इंडिया के 4 रीजन्स में ज्यादा कंसंट्रेटेड, मतलब वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में इंडियन टेक्सटाइल्स का काम हुआ करता था। तो बंगाल, ठीक है, बंगाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था। लोकेटेड along the numerous rivers in the delta, production center in Bengal could be easily transport good to distant places. तो जैसे कि हमको पता है बंगाल जो है वो रिवर डेल्टा है ना, रिवर का जो डेल्टा एरिया है वहां पे है। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ करता था बंगाल में उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता था डिस्टेंट प्लेसेस में। डू नॉट फॉरगेट दैट इन अर्ली 19th सेंचुरी रेलवेज हैड नॉट डेवलप एंड रोड्स वेयर ओनली जस्ट बीइंग टू लेट ऑन एक्सटेंसिव स्केल। तो जैसे कि हमने पता है कि 19th सेंचुरी में रेलवे का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, रोड्स भी उस समय उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। और डेक्का, ठीक है, डेक्का इन ईस्टर्न बंगाल जो अभी बांग्लादेश में है, वाज द फॉरमोस्ट, ठीक है, फॉरमोस्ट मतलब बहुत ही प्रसिद्ध टेक्सटाइल सेंटर था 18th सेंचुरी में। एंड इट वाज फेमस फॉर मलमल एंड जामदानी वीविंग। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी देखा जो जामदानी वीविंग है उसके लिए बहुत फेमस है और मलमल के लिए भी। इफ यू लुक एट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द मैप, you will see cluster of cotton weaving centers along the Coromandel coast stretching from Madras to northern Andhra Pradesh. On the west coast there were important weaving centers in Gujarat. तो यहाँ पे जो है कोरोमंडल कोस्ट में और मद्रास में भी और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में भी बहुत सारे सेंटर्स थे। और गुजरात, ठीक है, गुजरात तो इम्पोर्टेंट सेंटर है, हम ये शुरू से देखते आ रहे हैं। तो उसके बाद हमको देखना है हु वेयर वेयर बेस्ट। तो अभी जो है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे का जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को मेरे जो वीडियो है उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी नए वीडियोस डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं। Thanks for watching.